अच्छा बच्चों, अ, हम लोग केमिकल एनर्जेटिक्स पढ़ रहे थे A2 का। और उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रहे थे भाई? लेटिस एनर्जी और ये सारी चीजें पढ़ ली थी। फैक्टर्स अफेक्टिंग लेटिस एनर्जी, चार्ज ऑन द आयन, रेडियस ऑन द आयन, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी भाई। अच्छा, अब इसके साथ साथ आज हम लोग एक चार्ज ऑन द आयन पक्का पढ़ लिया था हमने। Yes, sir. चार्ज ऑन दिया है सर। आपने बस इतना ही बताया था कि बस उसके ऊपर ज्यादा चार्ज होगा तो उसकी क्या कहते हैं अट्रैक्शन ज्यादा होगी। ठीक है, तो बस इतना ही बताया था, उससे ज्यादा तो नहीं मुझे बताया। याद नहीं आ रहा कि मैंने तुम्हें रेडियस और ये वाली चीजें करवाई थी। मैंने तुम्हें पिक्चर तो नहीं भेजी थी इसकी? सर टाइप आपने सी तो नहीं सर। पढ़ाया भी था, पढ़ाया था आपने। पिक्चर भी भेजी थी क्योंकि वो मुझसे रह गया था और आपने पढ़ाया था, जहाँ तक मुझे याद अच्छा, है। Yes. चलो मैं इसकी वो देख लेता हूँ, क्या नाम है, रिकॉर्डिंग। चलो खैर हो गई। अब आज हम लोग बच्चों पढ़ने वाले हैं आयोनाइजेशन। बच्चों ये एएस में भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसमें होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मजान आप उधर हैं, आप मुझे सुन सकती हैं? Yes, sir. ओके। एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द गैसियस एटम। ठीक है भाई। अच्छा मर्जन, आई थिंक आपकी ना एक क्लास मिस हो गई थी, लास्ट वाली। तो आप वो ड्राइव पे मैंने अपलोड कर दिया क्लास, वो आप देख लीजिए उसमें। Okay, sir. अच्छा, अब भाई यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सोडियम की। बच्चों ये मेरे पास है सोडियम। आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या है कि हम लोगों को the energy required to remove the outermost electron from the gaseous atom। gaseous atom को ना मैं हाईलाइट कर दूं, हमेशा किससे निकालोगे? गैशियस एटम से निकालोगे, कभी भी किसी और एटम से नहीं निकालोगे। स्टेट क्या होनी चाहिए एटम की? गैशियस स्टेट में। ये सोडियम बच्चों सपोज करो ये गैशियस स्टेट में, पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन आ गए होते ना सोडियम में, तो दूसरे शेल में इसके आ गए हैं भाई 8 इलेक्ट्रॉन। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। एंड देन आखिरी शेल में आ गए हैं आपके 1 इलेक्ट्रॉन। 11 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन आपके आखिरी शेल। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को, ये वाला, ये रहा, इस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है क्योंकि ऑलमोस्ट इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर मैं सपोज कर लो इस इलेक्ट्रॉन को मुझे निकालने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी, उस एनर्जी को मैं बोलूंगा आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई। अगर बात करो जैसे कि इसकी इक्वेशन अगर मैं लिख लूं, सोडियम गैसियस स्टेट में है और इसको मैंने जब इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो सोडियम पे चार्ज क्या आना चाहिए? सोडियम पे चार्ज आना चाहिए Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। ऐसा ही है भाई, सोडियम पॉजिटिव आना चाहिए और इस पे चार्ज क्या आना चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन। और सोडियम पॉजिटिव भी यहाँ पर क्या स्टेट में होगा? गैसियस स्टेट में ही होगा। अब बच्चों तुम्हें एक बात याद रखनी है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो तुम क्या करोगे? एनर्जी दोगे। क्या करोगे? एनर्जी दोगे। तो एनर्जी देने का मतलब क्या है कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी भाई? एंडोथर्मिक होगी। आयोनाइजेशन, या इसमें एक नोट लिख लो, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी एंडोथर्मिक, ये बात याद रखो। कर रहे यार। खैर,
इंटरनेट का इशू है। अच्छा भाई, मुझे ना आपको आवाज क्लियर आ रही है मेरी, क्योंकि आई थिंक यहाँ पर स्क्रीन लैग कर रही है मेरी। यस सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही लेकिन आवाज क्लियर है। स्क्रीन शो भी नहीं हो रही यार, ये स्क्रीन को क्या हो गया? एक मिनट रुको, मुझे बताओ तो आप। ये स्क्रीन लैग कर रही है भाई। वायर्स का एक इशू है यहाँ पर। किसका? इसका नहीं नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, लास्ट टाइम पढ़ाया कभी नहीं हुआ। नहीं, स्क्रीन का इशू आ रहा है। ये है इशू आए इंटरनेट का। हाँ, ये स्क्रीन का इशू जब आता है जब इंटरनेट का इशू होता है। खैर आ तो भैया, देखते हैं। लैग कर रही है इसको। बहुत ज्यादा यहाँ पर मेरे पास खुल गया और यहाँ पर अभी तक खुला नहीं। ठीक है भाई, आयोनाइजेशन एनर्जी विल बी एंडोथर्मिक। अब जैसे कि मैग्नीशियम है बच्चों, ठीक है भाई, मैग्नीशियम में से अगर मुझे इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मैग्नीशियम को मुझे किस स्टेट में रखना पड़ेगा? गैसियस स्टेट में रखना पड़ेगा। देखा? ये स्क्रीन का इशू भी आता है जब यहाँ पर इंटरनेट का इशू आता है अकेडमी में ना। इसको देखते हैं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपके व्हाट्सएप में तो सही मैसेज आया मेरे? है। हाँ, ये मैं चेक नहीं करता। वही वाला जिससे आपने मेरे को रिस्पॉन्ड किया था पिक्चर पे। हाँ, एक मिनट, इसको वापस चेक करते हैं हम लोग ज्वाइन करके। बच्चों बस जो ECD, आई होप ये चल जाए। EIFC XZ के चलना चाहिए। हाँ, चल जाएगा। आईपैड में इशू आ रहा है यार। यहाँ से शेयर कर चुका हूँ मैं, उधर शेयर नहीं हो रही है, एकदम से इंटरनेट का कोई इशू आ गया तो यहाँ पे सिग्नल भी बना हॉटस्पॉट कर लिया। भाई। करता हूँ मैं। यहाँ पे सिग्नल नहीं आता। सही कह रहे, सिग्नल नहीं आ रहा। सिग्नल नहीं आ रहा। बेहतर तो होगा, स्क्रीन तो शो हो रही है। अच्छा भाई, अब हो गई आई थिंक स्क्रीन शो बच्चों। अच्छा भाई, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम गैसियस स्टेट में है। अगर मुझे आयोनाइजेशन करनी है तो मैग्नीशियम में से क्या करना है भाई मुझे? मैंने निकाल देना है इसमें से एक इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नीशियम किस में चला जाएगा? Mg+1 में चला जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें से निकाल दिया। अब बच्चों देखो, मैंने जब इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकाला तो उसको मैं क्या बोलूंगा? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। पहला इलेक्ट्रॉन निकालने को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। मतलब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। अच्छा, बस सही। अब मुझे सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो मैं किस पे गया? मैग्नीशियम+1 में गया। मैग्नीशियम+1 मेरा किस में था? गैसियस स्टेट में था। अच्छा मतलब गैसियस स्टेट में, ठीक है, गैसियस स्टेट में था। और इसको मैं अगर इसमें से मजीद एक इलेक्ट्रॉन निकालूंगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Mg2+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और एक इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें मजीद निकाल लिया। अब देखो कि मैंने इसमें से
दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, ऐसा ही है कि Mg2+ हो गया, तो इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सी आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है भाई, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसको मैं बोलूंगा। अब मैं आता हूं मैग्नीशियम 2+ से मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, मैग्नीशियम का एक और इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है किस पे, मैग्नीशियम 3+ पे मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया। मैग्नीशियम 3+ पे इसको कन्वर्ट करा तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाला मैंने, इसको मैं क्या बोलूंगा, कौन सी एनर्जी बोलूंगा, थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी मैं इसको बोलूंगा। यार लैपटॉप के अंदर तो सही चल रहा है, इसके अंदर क्या इशू आ रहा है, इधर कौन सा कनेक्टेड है, हाँ वही कनेक्टेड है, खैर हो गई चलो। अच्छा भाई ये तो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी थी बच्चों, ये एक एएस का टॉपिक था, एएस होता है। अब हम आगे चलते हैं एक थोड़ा सा एडवांस टॉपिक पे, हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की तरफ। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है भाई। बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास, ये कह लो कि आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑपोजिट है। आयोनाइजेशन एनर्जी में हम क्या कर रहे हैं कि भाई हम लोग गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी में हम लोगों ने गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, लेकिन तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी ना, उसके अंदर तुम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर तुम लोग क्या करोगे भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे। तो अब इसकी डेफिनेशन हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं कि इंथैल्पी चेंज इसको मैं थोड़ा स्विच करके देखता हूँ, आई होप ये उधर स्विच हो जाए, हो गया, हो गया, हाँ भाई अब सही होगी। इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of electron is added to the gaseous atom, to the gaseous atom to form 1 mole of gaseous negative ion। ठीक है भाई, अब एक बात याद रखो कि इसकी डेफिनेशन में क्या कह रहा है कि एनर्जी चेंज या एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया किसमें, गैसियस एटम में। गैसियस एटम में जब हम किसी भी चीज में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो कौन सा आयन बनता है, नेगेटिव आयन बनता है। और कितना नेगेटिव आयन बनाना है हमें, 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयन बनाना है। वहां पे रिपीट करता हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is the addition of 1 mole of electron to the gaseous atom to form 1 mole of gaseous negative ion। ठीक है भाई, जैसे कि क्लोरीन मेरे पास 1 मोल ऑफ क्लोरीन है, ये किसमें होगा, गैसियस स्टेट में होगा, गैसियस स्टेट, ये देखो भाई ये रहा गैसियस एटम, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू गैसियस एटम। तो क्लोरीन के अंदर मैंने 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया है, और जब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने ऐड किया क्लोरीन के अंदर, तो इसके अंदर क्या होगा भाई, क्लोरीन नेगेटिव बन जाएगा, 1 मोल ऑफ नेगेटिव आयन बन गया है ये देखो भाई, ठीक है भाई, ये 1 मोल ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन बन गया है। और ये क्या कहलाएगी, सपोज कर लो कि इसकी जो डेल्टा एच ई ए, इसको हम ई ए से कहते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को ई ए से कहते हैं, तो ये है -348 किलो जूल पर मोल। ये क्या है, ये -348 किलो जूल पर मोल। इसको हम क्या कहते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। पहला इलेक्ट्रॉन ऐड करवाने को हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है भाई। अच्छा, ये जो हमारी डेफिनेशन थी ना बच्चों,
enthalpy change when one mole of atom is added to form the gaseous atom to form one mole of gaseous negative। ठीक है भाई, ये हो गई हमारी फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कि हम लोग ने एक मोल ऑफ गैसियस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो उसको हमने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोल दिया। अब फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं तुम लोगों को डेफिनेशन भी बता देता हूँ। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मैं तुम लोगों को डेफिनेशन भी बता देता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर मैंने, जब याद रखना कि सपोज करो मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इसके करीब ना एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसके करीब क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या करवा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ऐड करवा रहे हैं। इसके करीब इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो न्यूक्लियस पे क्या चार्ज है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव के आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ऑब्वियसली अट्रैक्शन है, बॉन्ड बनाएंगे। याद रखना बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, बॉन्ड फॉर्म। और जब भी बॉन्ड फॉर्म होता है तो वो एक्सोथर्मिक होता है। क्या होता है, एक्सोथर्मिक। बॉन्ड फॉर्म होता है तो एक्सोथर्मिक होता है और उसकी जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है। तो देखो हमारे पास जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, वो नेगेटिव है या नहीं, ऐसा ही है। तो हमारे पास याद रखना कि हमेशा पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नेगेटिव होगी, क्योंकि उसमें बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, बॉन्ड फॉर्मिंग एक्सोथर्मिक होगी और उसको नेगेटिव से हम लोग प्रेजेंट करते हैं। चलो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, और एक्सोथर्मिक में एनर्जी रिलीज होती है बच्चों। बॉन्ड फॉर्म होगा तो हमेशा याद रखना एनर्जी रिलीज होगी, बॉन्ड ब्रेक होगा तो एनर्जी गेन करेगा। अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, रिलीज्ड का मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक है। ठीक है भाई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज एक्सोथर्मिक व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous atom gains 1 mole of electron to become 1 mole of -1 charged gaseous anion। ठीक है भाई, ये देख लो कि एग्जांपल यहाँ पर मैं देता हूँ तुम लोगों को कि ऑक्सीजन की एग्जांपल ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन किसमें है, 1 मोल का है और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में है। इसके अंदर मैंने क्या ऐड करवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 1 मोल ऑफ गैसियस नेगेटिव आयन। अब तुमने मुझसे एक सवाल करा, बच्चा सवाल करता है कि सर ऑक्सीजन तो 2 नेगेटिव होता है। बच्चों याद रखो कभी भी तुम लोग 2 इलेक्ट्रॉन एक साथ नहीं डलवा सकते। हमेशा इलेक्ट्रॉन जो ऐड होते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब भी इलेक्ट्रॉन ऐड होगा एक एक करके ऐड होगा, एक साथ कभी भी ऐड नहीं होता। ठीक है भाई, तो ये हमारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो ऑक्सीजन की। भले ऑक्सीजन तुम्हारा -2 होता है तो उसके अंदर तुम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करोगे, मतलब दूसरे इलेक्ट्रॉन भी ऐड करवाओगे। वो तो बाद में होगा, जब तुम्हारे पास फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो जाएगी उसके बाद फिर तुम्हारी सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। ठीक है भाई, ये हो गया, फिर 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, देन आपका आ गया है 1 क्लोरीन नेगेटिव, ये आपका गैसियस। ठीक है, ये इसकी हमारी इक्वेशन होगी। अब हम चलते हैं सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। अच्छा भाई, सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो हमारे पास क्या है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड। यहां पर एक इश्यू आ गया भाई कि हम लोग ने एक चीज देखा कि हमारी जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी थी उसमें मैंने लिखा हुआ था कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। अब इधर मैंने लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब। इसको मैं समझाऊंगा लेकिन पूरी पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं कि अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ gaseous negative charged anion gain
1 mole of electron to form 1 mole of -2 charged gaseous ion। अब इसको समझो, गैशियस एनायन, सॉरी। अब हमारे पास सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब पता है क्या है? सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये है कि जैसे कि तुम्हारे पास, एग्जांपल ले लेता हूं मैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन पहले से ही नेगेटिव आयन है, ये बात मानते हो? क्योंकि उसमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो हुई है, जब भी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे देखो कि तुम्हारे पास जो ऑक्सीजन था वो क्या बन गया था? नेगेटिव आयन बन गया था। अब जब तुम सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी करोगे तो तुम्हारा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो गैशियस नेगेटिव आयन होगा ना, उसके अंदर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करवाओगे। ठीक है। हाँ, उसी के अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवाया तो तुम्हारे पास वो किस में कन्वर्ट हो गया? ऑक्सीजन टू नेगेटिव गैशियस आयन। ठीक है भाई। अब यहां पर सवाल उठता है कि सर आपने ऊपर रिलीज लिखा है, यहां पर आपने एब्सॉर्ब लिखा है। एब्सॉर्ब का मतलब यहां पर है एंडोथर्मिक, ऐसे ही। और एंडोथर्मिक का मतलब है कि एनर्जी देना। सर यहाँ पर एनर्जी हम दे क्यों रहे हैं? हालांकि पहले वाले में तो एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब गौर से सुनना बच्चों, मैंने न्यूक्लियस था, इसमें पॉजिटिव था। इसको नेगेटिव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। हाँ सही है, एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ने दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जब हमने करी थी तो इन दोनों का बॉन्ड बन रहा था। बॉन्ड फॉर्मिंग इज ऑलवेज नेगेटिव, एक्सोथर्मिक। अब मैंने जब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दिया भाई, तो क्या हुआ? क्या मेरे एटम पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा? मेरे एटम पे आ गया है भाई नेगेटिव चार्ज। मेरे एटम पे आ गया नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया ना। अब जब मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन लेकर आ रहा हूं बाहर से, तो यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या इन दोनों के बीच में रिपल्जन होगी? ठीक है भाई। अब मुझे इलेक्ट्रॉन तो ऐड करवाना ही करवाना है, तो मुझे इस रिपल्जन को क्या करना है? ओवरकम करना है। तो इस रिपल्जन को करने के लिए मैं इसको एनर्जी दूंगा। एनर्जी दूंगा इस रिपल्जन को कम करने के लिए। तो एनर्जी देने का मतलब क्या हुआ? एंडोथर्मिक हो गया। ठीक है भाई, ये बात क्लियर होती कि हमारे पास क्या हुआ था कि जो हमारा एटम था वो नेगेटिव चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन हमने दिया नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन पे भी नेगेटिव चार्ज था, तो रिपल्जन हुई। रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए हमने एनर्जी दी, उसने एनर्जी अब एब्जॉर्ब करी, तो ऑब्वियसली एनर्जी एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या है? एंडोथर्मिक। ठीक है भाई, तो ये तो हमारे पास हो गई एग्जांपल। अब हम आगे चलते हैं, इसका सवाल लिखते हैं। व्हाई आर ऑल इलेक्ट्रॉन affinities आफ्टर फर्स्ट एंडोथर्मिक। अच्छा तो एक बात याद रखो कि फर्स्ट के बाद सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी ना फर्स्ट एक्सोथर्मिक होगी, बाकी सारी एंडोथर्मिक होगी। ठीक है भाई, ये बात याद रखो। क्योंकि वो नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑब्वियसली नेगेटिव है। हाँ, तो पहले तुम्हारा -1 बना, फिर तुम्हारा -2 बना, फिर तुम्हारा -3 बना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है सेकंड एंड ऑनवर्ड्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आर एंडोथर्मिक because we add a electron in n negative ion। नेगेटिव आयन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव आयन। सो देयर वुड बी a repulsion between
negative ion and electron. So to overcome repulsion, we provide energy. ठीक है भाई, हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, और एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब एंडोथर्मिक। ठीक है, चलो ये बात क्लियर होती है भाई। इसको कॉपी कर लो बच्चों, बस फिर आगे बढ़ते हैं। चलो मैं तुम लोग की ड्राइव पे भी ना, वो मैंने उनको बोल दिया कि नोट्स का भी वो बना देना, क्या नाम है, फोल्डर, फिर उसमें ऐड करते हैं। ये आज ही हो जाएगा फिर क्या टाइम करें? हाँ हाँ, आज ही कर दूंगा घर जाके, लेकिन रात तक करूंगा। ठीक है, अब हमारे पास आ रहा है बच्चों ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटीज ओनली ग्रुप 16 एंड 17। अच्छा, जनरली वो सवाल किससे करता है, ग्रुप 16 और 17 से करता है, तो ये बात याद रखना। ठीक है भाई, ट्रेंड इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ओनली ग्रुप 16 एंड 17। अच्छा, अब ये देखो भाई कि मैं एक टेबल बना देता हूँ। अच्छा, ये ट्रेंड है बच्चों फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का बस। ठीक है भाई, तो मैं एक टेबल बना रहा हूँ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किलो जूल पर मोल। ठीक है भाई, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किलो जूल पर मोल है, ऑब्वियसली एंथैल्पी चेंज है। तो ग्रुप 16 ये हो गया तुम्हारा, और ये ग्रुप 17 हो गया। इसमें तुम्हारे पास ऑक्सीजन है -141, सल्फर -200, देन तुम आ जाते हो स्कैंडियम, सिलेनियम सॉरी -195, और तुम्हारे पास अदर टेलीफोन हमारे पास है 190। फिर आते हैं ग्रुप 17 पे, तो हमारे पास फ्लोरीन -328, देन क्लोरीन -345, ब्रोमीन, हाँ ब्रोमीन है फिर तुम्हारे पास -325, एंड देन फिर आयोडीन है तुम्हारे पास -295। अब फिलहाल बच्चों ऑक्सीजन को और फ्लोरीन को इग्नोर कर दो, फिलहाल इग्नोर कर दो, ये एक्सेप्शनल केस है, इसको मैं बाद में डिस्कस करूंगा। फिलहाल अगर मैं बात करूं ना एक चीज की, कि हमारे पास अक्रॉस द पीरियड, देखो अक्रॉस द पीरियड, पीरियड तुम्हारा ऐसे चलता है ना भाई, देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में, और तुम्हारे पास ग्रुप ऐसे चलता है डाउन द। ठीक है, तो अक्रॉस द पीरियड देखो तुम्हारे पास जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, क्या वो ज्यादा एक्सोथर्मिक हो रही है? देखो ना, इधर तुम्हारे पास -190 था और इधर -295 था। तो इसमें हम लोग ने एक चीज देखा कि अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बच्चों, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड तुमसे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का पूछेगा वो। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गेटिंग मोर एक्सोथर्मिक। ठीक है भाई, ये तो तुम देख सकते हो क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बढ़ रही है। और अगर मैं आता हूं डाउन द ग्रुप, तो डाउन द ग्रुप हमारे पास कैसी हो रही है, लेस एक्सोथर्मिक हो रही है, क्योंकि तुम्हारी जो नेगेटिव वैल्यू है वो कम हो रही है। तो इसमें लिख लो कि डाउन द ग्रुप द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी is getting more exothermic, oh less exothermic, sorry less exothermic, बच्चों मोर लिख दिया, less exothermic। ठीक है भाई,
अब इसके हम रीजन समझते हैं। अब हम आगे चलते हैं भाई, कि पहले हम पढ़ लेते हैं अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसका मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ बच्चों। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज गेटिंग मोर एक्सोथर्मिक। अच्छा बच्चों, इसके ना 3 रीजन है। वो 3 रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन मैं बता देता हूँ बच्चों। मुझे एक बात बताओ, अक्रॉस द पीरियड हमारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है? न्यूक्लियर चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, ऐसे नंबर ऑफ प्रोटॉन। अगर पीरियोडिक टेबल में कभी ऐसे जाओ ना, तो क्या तुम्हारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ रहा होता है या कम हो रहा होता है? बढ़ रहा है। ठीक है भाई, तो चलो पीरियोडिक टेबल दिखा देता हूँ। ये देखो, हम लोग अक्रॉस द पीरियड जा रहे हैं भाई। तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन देखो ना, 4 था, फिर 5, फिर 6, फिर 7। तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो अक्रॉस द पीरियड नंबर ऑफ प्रोटॉन या न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। न्यूक्लियर चार्ज बोलो तो ज्यादा बेहतर है। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, बस ये याद रख लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग। ठीक है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन तुम्हारा बढ़ रहा है। पहला रीजन तो ये हो गया। दूसरा रीजन, शील्डिंग रिमेन कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट आई होप सबको याद होगा। शील्डिंग इफेक्ट नहीं याद? चलो मैं पहले मैं रीजन लिखवा दूं, फिर सारे मैं रिकॉल करवा दूंगा। शील्डिंग रिमेन्स कांस्टेंट, पहले रीजन लिखवाने दो, हालांकि बात एस की है ये। एटॉमिक रेडियस डिक्रीजेस। atomic radius decreases, hence attraction between the nucleus and valence shell increases। ठीक है भाई, और तो इसका फाइनल कंक्लूजन क्या निकलता है? देयरफॉर more energy is released। ठीक है भाई, therefore more energy is released on the addition of electron। Shit। On the addition of electron, distance is decreasing। एक मिनट रुको, बस मुझे इसको चार्ज पे लगाने दे। अच्छा भाई बच्चों, अब इसको समझ लो भाई। न्यूक्लियर चार्ज, मैंने तुम्हें बताया कि अक्रॉस द पीरियड अगर तुम जाते हो तो तुम्हारा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। शील्डिंग, शील्डिंग किसी बच्चे को याद नहीं है, मैं समझा देता हूँ शील्डिंग होती है। दो एटम बना देता हूँ मैं पहले ना। जब सपोज करो ये सोडियम एटम है बच्चों, सोडियम में 11 प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। दूसरे शेल में तुम्हारे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 8। 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। फिर तुम्हारे पास आ जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके बाद मैं बात करता हूं किसकी?
12 जो कि आपका मैग्नीशियम होता है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में आपके पास आ गए हैं 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 एंड 2। अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि क्या मेरे पास जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तुम्हें बढ़ता हुआ दिख रहा है? सोडियम और मैग्नीशियम ना बच्चों एक ही उसमें होते हैं पीरियड में। क्या तुम्हें जो न्यूक्लियर चार्ज है बढ़ता हुआ दिख रहा है? मतलब इसमें 11 प्रोटॉन्स थे, इसमें 12 प्रोटॉन्स हैं, तो ये न्यूक्लियर चार्ज तुम्हारा बढ़ रहा है। अब शील्डिंग इफेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। शील्डिंग इफेक्ट होता क्या है? द इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द वैलेंस शेल एंड न्यूक्लियस। ये तुम्हारा वैलेंस शेल है, ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, इसके बीच में जो भी चीज होगी वो तुम्हारी कहलाएगी शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं इसको, हम स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। अब वो कांस्टेंट कैसे है वो तो देखो कि तुम्हारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा और मैग्नीशियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे, मैं मार्क कर देता हूँ इसको। मैग्नीशियम के तुम्हारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहे और न्यूक्लियस ये रहा। मुझे एक बात बताओ कि इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कितना है? इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट है 10 इलेक्ट्रॉन्स का, ऐसा ही है। इसके अंदर मुझे बताओ कि शील्डिंग इफेक्ट कितने इलेक्ट्रॉन्स का है? इसके अंदर भी क्या तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स का है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो क्या तुम्हारा शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट है? शील्डिंग का मतलब पता है क्या है? किसी चीज को बचाना। शील्ड का मतलब बचाना। तो देखो कि तुम्हारे ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनर इलेक्ट्रॉन्स, क्या तुम्हारे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बचा रहे हैं? बचा रहे हैं ना, तो इसको शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। अब तुम एक चीज देख सकते हो कि तुम्हारे जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो बचे हुए हैं इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये तो कांस्टेंट है। इसमें भी शील्डिंग इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन्स का था, इसमें भी शील्डिंग इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन का था। ठीक है, अब एक गौर से मेरी बात सुनना। यहां पर 11 प्रोटॉन थे, अंदर के 10 प्रोटॉन ने, सॉरी अंदर के 10 इलेक्ट्रॉन ने, 10 इलेक्ट्रॉन थे, 11 प्रोटॉन थे। अब मुझे एक बात बताओ, 10 प्रोटॉन ने 10 इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट कर दिया होगा, पीछे एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, और सॉरी एक प्रोटॉन बचेगा। तो मतलब इस पे जो चार्ज आएगा, इफेक्टिव चार्ज, वो कितना आएगा? +1 आएगा। +1 का चार्ज आएगा इस पे, इफेक्टिव चार्ज। मतलब इस पे +1 के प्रोटॉन का इफेक्ट लग रहा होगा, क्योंकि बाकी जो 10 हैं बीच में वो कैंसिल आउट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि यहां पर हमारे पास प्रोटॉन कितने? 12 हैं। इलेक्ट्रॉन कितने इनर शेल के? 10 है। तो यहां पर जो इन दो पे इफेक्टिव चार्ज लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा? +2 का लग रहा होगा इफेक्टिव चार्ज। तो अब मुझे एक बात बताओ, इफेक्टिव चार्ज +2 का ज्यादा है या +1 का ज्यादा है? +2 का ऑब्वियसली मेरे पास जो इफेक्टिव चार्ज है वो ज्यादा है। इसको मैं 2+ की पावर से खींच रहा हूं, इसको मैं +1 की पावर से खींच रहा हूं, तो कौन सा ज्यादा खींचेगा? न्यूक्लियस की तरफ +2 वाला खींचेगा। जब ये न्यूक्लियस की तरफ ज्यादा खींच रहा है तो क्या इसका रेडियस कम हो जाएगा? हाँ, तो मतलब एक चीज को मैं कम कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली कंप्रेस कर रहा हूँ, तो इसका जो रेडियस है, हाँ, खींचने की पावर ज्यादा है, तो उसमें क्या हो जाएगा? मेरे पास एटॉमिक रेडियस न्यूक्लियस की तरफ जा रहा है। तो कोई चीज न्यूक्लियस की तरफ जा रही है मतलब श्रिंक हो रही है, कम हो रही है, कंप्रेस हो रही है, तो उसका क्या हो जाएगा? मेरे पास एटॉमिक रेडियस इस वजह से कम हो जाएगा। एटॉमिक रेडियस कम हुआ, अब ये बात ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मेरे पास अट्रैक्शन न्यूक्लियस की और वैलेंस शेल की बढ़ गई है, तो क्या मेरे पास बॉन्ड बनाने में मुश्किलात होंगी या आसानी होगी? गौर से सुनना, इसकी मैं एग्जांपल देता हूं। एक न्यूक्लियस ये रहा और इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड करवा रहा हूं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी तक इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करा रहा हूं। एक न्यूक्लियस मेरा ये है और इलेक्ट्रॉन में इधर ऐड करा रहा हूं, तो देखो दूर कौन सा है? ये वाला है।
बॉन्ड फॉर्मिंग में मसला इसको होगा, डिफिकल्टी इसको होगी, दूर वाले को, करीब वाले को क्या होगा, आसानी होगी। आसानी होगी। तो देखो यहां पर क्या हो रही है, करीबी तो हो रहा है, न्यूक्लियस डिक्रीज, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, मतलब करीब हो रहा है ना न्यूक्लियस के, तो क्या बॉन्ड फॉर्मिंग आसानी होगी। तो जब बॉन्ड फॉर्मिंग में आसानी होगी तो जितना जल्दी बॉन्ड फॉर्म होगा उतना एक्सोथर्मिक होगा। तो वही बात है कि हमारी जो पहली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है अक्रॉस द पीरियड, इसलिए हमारी एक्सोथर्मिक ज्यादा होती है, क्योंकि एक तो एटॉमिक रेडियस कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन और क्या कह सकते हैं कि न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस कम होता है, तो आसानी से वो क्या बना लेता है, बॉन्ड बना लेता है। इसके साथ साथ तुम्हारे पास शील्डिंग इफेक्ट तो कांस्टेंट है, ठीक है, और उसके साथ न्यूक्लियर चार्ज भी तुम्हारे पास बढ़ रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर भी बढ़ रही है न्यूक्लियर चार्ज, तो इसलिए हमारे पास वो इलेक्ट्रॉन जल्दी जल्दी उसके अंदर आ जाता है। हाँ, तो ऑब्वियसली यही सारी चीजों ने इन लोगों ने क्या करा कि हमारे पास इसको एक्सोथर्मिक बना दिया। नेक्स्ट, ठीक है भाई, मर्जान ये बात क्लियर होती है आपको, कोई इशू? यस सर, नो सर। चलो अब हम मजीद आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ रहा है डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन affinity gets less exothermic, ठीक है भाई। अब इसकी रीजन, अब मुझे एक बात बताओ, डाउन द ग्रुप मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ पीरियोडिक टेबल। मैं डाउन द ग्रुप आ रहा हूँ, क्या मेरे प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे कम हो रहे हैं? प्रोटॉन नंबर बढ़ रहे हैं ना, ये देखो भाई, ये देखो, अब देख लो, चलो अब दिखेगा तुम लोगों को सही। प्रोटॉन नंबर तुम्हारे बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन नंबर का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियर चार्ज। तो क्या मेरा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है या कम हो रहा है? न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, जब मेरा प्रोटॉन नंबर बढ़ता है क्या मेरा इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ता है? एटम की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं ना एटम के अंदर, ठीक है। जब मेरा प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है इलेक्ट्रॉन नंबर बढ़ रहा है, ठीक है। अब एक गौर से बात सुनना, प्रोडक्ट टेबल वापस दिखाता हूँ। इसके अंदर शेल्स कितने होंगे? ये सेकंड पीरियड का है, 2 शेल्स होंगे। इसके अंदर शेल्स कितने होंगे? ये थर्ड पीरियड का, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल्स, 6 शेल एंड 7 शेल। ये बात क्लियर होती है? अब गौर से देखो कि मेरे पास जब शेल्स बढ़ रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो क्या मेरे पास अंदर के, ठीक है, रेडियस तो बढ़ रहा है, क्या मेरे अंदर के शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे होंगे? ऑब्वियसली बढ़ रहे होंगे ना, कि मेरे पास जब शेल्स बढ़ रहे हैं, क्योंकि शेल्स भी तो शील्डिंग इलेक्ट्रॉन डिपेंड कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर तुम्हारे पास क्या है कि शील्डिंग इफेक्ट इज आल्सो इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि मेरे पास शेल नंबर बढ़ रहा है। शेल बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब क्या है? शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेस, देयरफॉर these two cancel out each other। न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, अभी हम समझेंगे कैसे। these two cancel out each other, ठीक है भाई। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज। एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है भाई? क्योंकि हमारे पास शेल्स बढ़ रहे हैं। शेल्स बढ़ने का मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ना, एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। इसके साथ साथ एटॉमिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? एज नंबर ऑफ शेल इंक्रीजेस, और इसके बाद हमारे पास कंक्लूजन क्या आ रहा है कि देयरफॉर, जब देयरफॉर लेस एनर्जी is released when addition of electron। जब तुम्हारे पास लेस एनर्जी मतलब डिस्टेंस इज इंक्रीजिंग, डिस्टेंस बढ़ रहा है तुम्हारा न्यूक्लियस में और इलेक्ट्रॉन के बीच में। मैं लिख देता हूँ इसमें बिटवीन
न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यस सर जी, इसके अंदर इस वजह से हुई क्योंकि कहते हैं डिस्टेंस न्यूक्लियस का और उसका ज्यादा था, तो बॉन्ड बनाने में मसला हो रहा था, मसला हो रहा था। ठीक है। अब इसको समझो, मैं बना लेता हूँ यहाँ पर लिथियम का। लिथियम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने तुम्हारे? दो, 1 and 2, और आखिरी शेल में होता है एक। मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। शील्डिंग इलेक्ट्रॉन मतलब न्यूक्लियस, ये रहा मेरा न्यूक्लियस लिथियम, और इसके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? शील्डिंग इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब मैं आगे बना देता हूँ सोडियम का। पहले शेल के अंदर तुम्हारे होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे शेल के अंदर तुम्हारे होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 7 8। थर्ड शेल के अंदर तुम्हारे होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन। ये बात क्लियर है? अब इसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट कितना है? इसके अंदर है ठीक है भाई, क्योंकि ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन और ये तुम्हारा न्यूक्लियस, बाकी जो भी है तुम्हारा क्या है भाई? शील्डिंग इफेक्ट है। ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन का शील्डिंग इफेक्ट है। अब भाई न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बात हमने मान ली कि भाई न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा था इसलिए, क्योंकि इसके प्रोटॉन थे 3 प्रोटॉन्स, इसके प्रोटॉन थे 11 प्रोटॉन, तो न्यूक्लियर चार्ज तो ऑब्वियसली बढ़ रहा है, ये बात तो हमने मान ली। लेकिन शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है। अब देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर शील्डिंग इफेक्ट 2 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर तुम्हारे पास शील्डिंग इफेक्ट 10 इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। कैसे? अब समझना। तुम्हारे पास यहाँ पर 3 प्रोटॉन्स थे, ऐसा ही है, और 3 इलेक्ट्रॉन्स थे। 3 प्रोटॉन्स यहाँ पर थे तुम्हारे पास, 2 प्रोटॉन इस पे चले गए, 2 प्रोटॉन का चार्ज इस पे आ गया, इस पे इफेक्टिव चार्ज क्या बना? 2 इलेक्ट्रॉन ये इधर आ गया, तो इस पे इफेक्टिव चार्ज बना +1, ठीक है। देन अब इस पे आ गया, इस पे 11 प्रोटॉन थे। अब इसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन अंदर थे, तो इस पे इफेक्टिव चार्ज क्या बना? +1। तो क्या मेरे पास इफेक्टिव चार्ज बढ़ रहा है? नहीं, इफेक्टिव चार्ज मेरे पास बढ़ नहीं रहा, इफेक्टिव चार्ज डाउन द ग्रुप सेम है, कांस्टेंट इफेक्टिव चार्ज, सही है। तो मतलब सेम पावर से खींच रहा है, लेकिन मेरे पास एटॉमिक रेडियस भी तो बढ़ रहा है ना। क्यों? क्योंकि मेरे पास शेल नंबर भी तो बढ़ रहा है ना। डाउन द ग्रुप अगर मैं आता हूँ तो मेरे पास प्रोटॉन नंबर बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, तो शेल भी बढ़ रहा है, लेकिन इफेक्टिव चार्ज सेम था। तो जब भी न्यूक्लियर चार्ज ने और शील्डिंग इफेक्ट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है भाई, कोई फर्क नहीं पड़ा इस पे, ठीक है भाई। तो हमारा रेडियस है वो कम नहीं होता। हाँ, इसमें हमारा रेडियस बढ़ ही रहा है, क्योंकि तुम्हारा जो प्रोटॉन न्यूक्लियस की जो पावर है ना, इफेक्टिव चार्ज, वो +1 ही रह रहा है सब में, ठीक है भाई। तो तुम्हारा एटॉमिक रेडियस बढ़ गया क्योंकि तुम्हारा शेल नंबर बढ़ रहा है या इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर मेरे पास अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डालता हूँ और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन डालता हूँ, तो मेरे पास बॉन्ड जल्दी कहाँ ज्यादा बनेगा? दोनों में से नहीं नहीं, देखो अट्रैक्शन तो है दोनों में, अट्रैक्शन कम किस में? कम दोनों में सेम अट्रैक्शन। नहीं 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 नहीं, डिस्टेंस की बात हो रही है ना यहाँ पर। ओके, डिस्टेंस। देखो तुम्हारे पास ये 2 फैक्टर भूल जाओ, क्योंकि इन दोनों फैक्टर ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। एटॉमिक रेडियस बढ़ गया, मतलब मेरा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के, मतलब सॉरी, न्यूक्लियस और मेरा इलेक्ट्रॉन के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया। अब मुझे एक बात बताओ, मेरा न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस कम होगा तो बॉन्ड जल्दी बनेगा, या मेरे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा होगा तो बॉन्ड जल्दी बनेगा? कम होगा ना। तो लेकिन मेरे पास डिस्टेंस नीचे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ऐसे ही नीचे जब मेरे पास डिस्टेंस बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस का, तो मेरे पास क्या बॉन्ड बनाने में मुश्किलात होंगी। तो जब मेरे पास बॉन्ड बनाने में मुश्किलात होंगी तो लेस एक्सोथर्मिक में जाता रहूंगा मैं। हाँ ठीक है भाई, क्योंकि बॉन्ड फॉर्मिंग ही नहीं हो रही, हल्की हो रही है बॉन्ड फॉर्मिंग, तो तुम्हारे पास क्या होगा? लेस एक्सोथर्मिक होता रहेगा। ये बात क्लियर होती है? क्लियर है भाई? चलो आगे बढ़ो। अच्छा,
अब हमारे पास हम डिस्कस कर लेते हैं एक्सेप्शन, डिस्कसिंग ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। अब ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन में तुम एक्सेप्शन देखो ना, मैं भी दिखा देता हूँ तुम लोग को टेबल से। टेबल हमारा क्या था, मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ बच्चों। टेबल कहाँ गया भाई हमारा, ये रहा टेबल, ये रहा। ये टेबल में कॉपी कर लेता हूँ। अब देखो भाई, जो हमारा ऑक्सीजन और फ्लोरीन है यहाँ पर अलग से एक्सेप्शनल केस है। देखो कि तुम्हारे पास यहाँ पर फ्लोरीन कम है, उसके बाद क्लोरीन ज्यादा है, फिर कम हो रही है सारी चीजें। ऐसे ही हालांकि होना क्या चाहिए, डाउन द ग्रुप सारी चीजें कम होनी चाहिए थी ना। अगर ये 328 थी तो इससे कम हो जानी चाहिए थी सारी चीजें, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है। और अगर मैं बात करूं कि तुम्हारे पास सेम गोज फॉर ऑक्सीजन की, अगर मैं नीचे आ रहा हूँ तो ऑक्सीजन से कम होनी चाहिए नहीं सारी चीज, लेकिन सल्फर ज्यादा है, फिर सेलेनियम और टेलेनियम कम हो रहा है। तो ऑक्सीजन और फ्लोरीन तुम्हारे पास क्या है, एक्सेप्शनल केस है। अब ये एक्सेप्शनल केस है क्यों, ये समझो कि सबसे पहले मैं तुम्हें एक चीज दिखा देता हूँ कि यहाँ पर एक नोट लिख लो कि लेस एक्सोथर्मिक देन एक्सपेक्टेड। एक्सपेक्टेशन से ये दोनों लेस एक्सोथर्मिक होते हैं बिकॉज द रेडियस of the atom is too small, which leads to faster bond forming। ठीक है भैया, एक मिनट। which leads to एक और चीज लिख लो, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। अभी एक मिनट रुको, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन, एक मिनट, इसको उल्टा बोल दिया था मैंने, ग्रेटर इलेक्ट्रॉन रिपल्जन। अब मुझे एक बात बताओ, ऑक्सीजन है मेरे पास, ठीक है। ऑक्सीजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 6 आते हैं। एक दो, एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा clear कर दूं। 1 2 3 4 5 6, इसको मैं मजीद छोटा करता हूँ ना। ऑक्सीजन का जो एटम है ना बहुत छोटा होता है भाई, ऐसा होता है, तो इसको ऐसे लिख लो। अब मुझे एक बात बताओ कि हमारे पास आप सही, मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल मेरे पास है, ले लो सल्फर। सल्फर की भी डायग्राम मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। सल्फर की डायग्राम तुम्हारी ग्रुप 6, हाँ। तो 1 2 3 4 5 6, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8। जो तीसरा शेल होता है ना सल्फर का, वो बहुत बड़ा होता है। ये कैसे डिटरमाइन करेंगे भाई, बड़ा होगा छोटा? तीसरा शेल हमेशा बड़ा होता है सेकंड शेल से। Okay. तो देखो सल्फर के पास कितने शेल है, 3 शेल है, और तुम्हारे पास ऑक्सीजन के पास कितने शेल थे, 2 शेल थे, ठीक है। सल्फर के अंदर मैं 2 इलेक्ट्रॉन, फिर तुम्हारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, फिर तुम्हारे पास आ गए 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं इसके अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा हूं, मुझे बताओ आसानी कहां पर होगी इलेक्ट्रॉन डालने में, जहां पर मेरे पास रेडियस बड़ा है या जहां पर मेरे पास रेडियस छोटा है, ये बताओ, वहां आसानी होगी। अच्छा, अब सुनो, मेरे पास ऑक्सीजन इतना छोटा है कि अगर मैं उसके वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन डाल रहा होता हूं ना, तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की इतनी रिपल्जन हो जाती है जो कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड ही नहीं बनाने देती, ठीक है। लेकिन सल्फर का तुम देख सकते हो कि हमारे पास बहुत बड़ा नंबर शेल। थर्ड शेल जो है वो बड़ा है, उसके अंदर अगर मैं इलेक्ट्रॉन डाल दूं तो इन इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन ही नहीं होगी। इसकी एग्जांपल ये है
कि एक कमरा ऐसा है जिसमें 10 बंदे तुम डाल सकते हो, उसके अंदर तुमने 20 बंदे डाल दिए, ऑब्वियसली फटा हो जाएगा। लेकिन एक एक कमरा ऐसा है कि जिसके अंदर तुमने 100 की जगह थी, तुमने 50 डाले, अगर तुम उसके अंदर 30 भी डाल दो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यही वाली एग्जांपल है इसकी, ठीक है भाई। तो अब हुआ क्या कि मैंने जब सल्फर के अंदर इलेक्ट्रॉन डाला तो तुम्हारे पास सल्फर का जो न्यूक्लियस, मतलब जो सल्फर के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन थे उनके बीच में रिपल्जन नहीं हुई, क्योंकि जगह बहुत थी, तो रिपल्जन नहीं हुई, तो तुम्हारे पास न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने का क्या मिल गया, मौका मिल गया। तो जब भी तुम्हारे पास ऑक्सीजन क्या था, एक इसमें बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिल रहा था, तो जब बॉन्ड बनाने का मौका नहीं मिल रहा तो तुम्हारे पास लेग्स एक्सोथर्मिक हो गया। सेम गोज फॉर फ्लूइड, ठीक है भाई। तो ये बात क्लियर होती है, ठीक है भाई। सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि कभी-कभार कॉमन सेंस भी है इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो 8 होगी बच्चों, आज की क्लास यहीं तक है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलते हैं।